आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट का यह पार्ट प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास के आर्टिकल 19 और 21 यह मेंस का सबसे हॉट टॉपिक है। तो हम 19 और 21 को थोड़ा एक्सपैंड करके पढ़ाएंगे। वैसे जब मेंस का क्लास लिया जाएगा तो उसको और एक्सपेंशन दिया जाएगा। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और इस कारण भारतीय संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने राइट टू फ्रीडम का फंडामेंटल राइट दिया। आर्टिकल 90 टू 22। आर्टिकल 19(1) में जो राइट्स दिए गए हैं उसकी चर्चा है, और आर्टिकल 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, लिमिटेशन लगाए गए हैं, उसकी चर्चा है। मतलब यह भी एक पूरे विश्व में अनोखा संविधान है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा और कई प्रावधान हैं, खास के सीपीसी, सीआरपीसी एक्ट में, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है। तो इससे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उस पर नियंत्रण लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शन 19(2) आर्टिकल के तहत दिया गया है। सीपीसी, सीआरपीसी में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद सेडिशन कानून क्यों, राजद्रोह कानून क्यों? और ये मेंस का हॉट टॉपिक है कि राजद्रोह कानून भारत जैसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गला घोटने वाला है। विचार कीजिए। तो सेडिशन कानून से जुड़ा हुआ एक मेंस क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम पहले समझें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या और उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, और इसको विभिन्न न्यायिक निर्णयों में और ज्यादा एलिब्रेट किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें द वर्ड यूज किया गया है सिटीजन। तो सिटीजन शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। इसमें वर्ड यूज किया गया है सिटीजन। 19 में, आर्टिकल 19 में जो वर्ड यूज किया गया है वो है सिटीजन। सिटीजन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ सिटीजन को मिलेगा, नागरिक को मिलेगा, विदेशी को नहीं मिलेगा, या किसी विधिक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, किसी निगम को नहीं मिलेगा। और यह हरेक के संपूर्ण विकास के लिए यह दिया गया है। बहुत सारे केसेस आए हैं इससे जुड़ा हुआ। जैसे एक आया था साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ।
लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत स्तर पर है, इसके तहत प्रेस की आज़ादी की बात की गई है। प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी इन अनुच्छेदों में अलग से प्रेस की आज़ादी का वर्णन नहीं है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आज़ादी को आधार मानते हुए साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में प्रेस की आज़ादी का उल्लेख किया गया है, जिसको हम फोर्थ कॉलम ऑफ स्टेट कहते हैं। एक सजग प्रहरी के रूप में हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है और आम लोगों की आवाज को बुलंद करता है। दूसरा एक था भारत संघ बनाम जिंदल। भारत संघ बनाम जिंदलवाद। ये जो है जिंदलवाला वाद, इसमें झंडा फहराने का जो है वो अधिकार दिया है। झंडा फहराने का पहले सिर्फ ऑफिस में यह होता था, अब हर एक व्यक्ति को राष्ट्रीय गरिमा, अपनी स्वतंत्रता की क्षुण्णता को दिखाने के लिए अपने अपने घर पर भी झंडा फहराने का अधिकार जिंदलवाद में दिया गया। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी है कि आप इस तरह से ना फहराएं जिससे झंडे का अपमान हो, तो उस चीज को दिया गया। कोई भी व्यक्ति विज्ञापन कर सकता है अपनी बातों को रखने के लिए, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। राइट टू नो, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। और विशेषकर मतदाताओं को, ये पीटी फैक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतदाताओं को सूचना का अधिकार दिया गया है। इसके तहत मतदाता जो उम्मीदवार खड़े होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी रखने का अधिकार रखता है। इन मतदाताओं को सूचना का अधिकार इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत दिया गया है। उसके बाद चुप रहने का अधिकार। इनमेलवेन बनाम केरल राजवाद में यह कहा गया है कि अगर किसी की भावना आहत होती है किसी चीज को करने से, तो वो चुप रह सकता है। यह मामला विशेषकर राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इसको दोहराया गया 1978 मेनका गांधीवाद में कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता है, वो चुप रह सकता है। तो चुप रहने का अधिकार भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दिया गया है। इस संदर्भ में, राइट टू फ्रीडम के संदर्भ में एक नया मामला आया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद, और जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को कंप्लीट रूप से बंद कर दिया गया, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने यह ज्ञापित किया कि इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको फंडामेंटल राइट माना गया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये हाल का फैसला है, ये पीटी में भी आप आ सकता है कि इंटरनेट का जो सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, तो यह एक मौलिक अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी आप कोई सम्मेलन कर सकते हैं, कोई सम्मेलन आप कर सकते हैं, लेकिन वह पीसफुली होना चाहिए और बिना आर्म्स के, बिना अस्त्र के। यह दर्शाता है कि हम पीसफुल प्रोटेक्शन कर सकते, पीसफुल हम
धरना दे सकते हैं। अगर सरकार ने कुछ अन्याय अत्याचार किया है तो उसके खिलाफ हम पीसफुल रैली निकाल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो यह आजादी के पूर्व में जो सम्मेलन अंग्रेजों के खिलाफ किया जाता था तो उस पर ब्रिटिश सरकार रोक लगा देती थी और लोग अपनी चीजों को सामने रख नहीं पाते थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसके महत्व को समझा और कहा कि लोग अपनी असहमति जताने के लिए या सहमति जताने के लिए, दोनों चीजें, असहमति और सहमति दोनों जताने के लिए सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक आता है हड़ताल, स्ट्राइक। हड़ताल यानी स्ट्राइक और तालाबंदी, लॉकडाउन आप कह सकते हैं। इसको, हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, बंदी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, क्योंकि यह हमारे संविधान में है कि न्यायालय किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, लेकिन अगर उसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकारों की मांग के क्रम में अगर दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे स्वीकार नहीं किया गया, और इस कारण हड़ताल यानी स्ट्राइक, बंदी या लॉकडाउन को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, बंदी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोई संघ बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, यह आपको अधिकार दिया गया है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी आप आबाद रूप से आ जा सकते हैं, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हां, पब्लिक ऑर्डर, ये हम लास्ट में बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन कैसे है, पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से या उसको सेव करेंगे, आगे हम देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसिडेंस एंड सेटलमेंट, कहीं भी भारतीय को वास करने का अधिकार होगा, रहने का अधिकार होगा। उसके बाद है गारंटीज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय करना, ऑक्यूपेशन रोजगार करना, ट्रेड व्यापार करना, बिजनेस करना, जो उसके चॉइस का हो, इस पर भी रोक नहीं है। लेकिन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि अगर इन चीजों को करने से भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित होती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। अगर भारत की सिक्योरिटी प्रभावित होती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। फैमिली रिलेशन किसी देश से है और अगर ऐसा कोई काम करने से वह जो दोस्ती का संबंध टूटता है तो रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर प्रभावित होता है, लोक व्यवस्था प्रभावित होती है तो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मॉरलिटी ऑफ डिसेंसी, अगर वो शिष्टाचार के विरुद्ध हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और कंटेंट ऑफ कोर्ट हो, कोर्ट की अवमानना से जुड़ा हुआ हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। डिफमेशन यानी मानहानि से जुड़ा हुआ हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और इंक्लिनेशन फॉर ए ऑफेंस, अगर वह हिंसा के लिए प्रोत्साहित करता, उत्साहित करता हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है।
तो इसको आप डिटेल से देखेंगे, इस पर मेंस का क्वेश्चन और डिटेल से होगा, जिसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बोला था, जैसे मान लीजिए झंडा फहराने का अधिकार जिंदलवाद, या इंटरनेट का अधिकार, या मतदाताओं को सूचना का अधिकार, प्रेस की आज़ादी, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में 19 में आता है, उसको ध्यान में रखिएगा। पीटी में भी काफ़ी ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन की चर्चा करेंगे, अर्थात दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण पर चर्चा करेंगे। 21 ये पहला इसका है, 1 प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्ट्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपर्डी मतलब दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। यहां प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्ट्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कुछ गलत किया हो पूर्व में, लेकिन उस समय उसके लिए कोई सजा का प्रावधान न हो, अगर बाद में उस सजा का प्रावधान हो जाए और उसके आधार पर सजा, तो वो सजा नहीं दी जा सकती है। यानी सजा को भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। अगर उस समय तक यह कानून नहीं हुआ है, जो पहले जिसने वो कुछ किया हो वह आज अपराध हो गया हो, तो आज अपराध हो गया, इसके लिए पूर्व में कुछ किए गए ऐसे कार्यों के लिए उस पर अपराध आरोपित या दंड आरोपित नहीं किया जा सकता है। यह है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्ट्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपर्डी, ये जो है कि दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये संदर्भ है इसका, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी आत्म अभिशंसन से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। अब यहां संदर्भ यह होता है कि अगर वो न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है तो वो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो सीधा अस्वीकार कर देगा। लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाता है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को अपनाए, अपने विरुद्ध साक्ष्य दे। जैसे नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, ये मजबूर किया जाता है। न्यायालय नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफी के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता था। पहले डीएनए टेस्ट भी के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, लेकिन अब डीएनए टेस्ट को वैधानिक मान दिया गया है। यानी डीएनए टेस्ट के द्वारा साक्ष्य को संपुष्ट करने की आज़ादी दी गई है। लेकिन ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी जैसे चीज़ों को अपनाने के लिए किसी भी अपराधी, किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21। ये मेरे हिसाब से फंडामेंटल राइट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कहता है कि आर्टिकल 21 ने फंडामेंटल राइट के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया।
या फंडामेंटल राइट को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया। और आर्टिकल 21 के माध्यम से ही जो सपने हमारे संविधान निर्माताओं ने देखे उसको पूर्ण करने की कोशिश की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अगर AK गोपालन केस को छोड़ दें, जिसमें सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ इसको मान करके छोड़ दिया गया, और विधि की स्थापित प्रक्रिया से जुड़ा हुआ छोड़कर मान दिया गया, जिसके तहत राज्य या लेजिस्लेटिव, राज्य या संसद कानून बनाकर किसी को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। अगर उस प्रावधान को गोपालनवाद को छोड़ दें, उसके बाद जितनी भी वाद आए हैं, इसने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को एक बहुत बड़ी गरिमा प्रदान की। इसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम इसका सबसे टर्निंग पॉइंट जो माना जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, 1978 का मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद में इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दिया गया। उसमें एक चीज याद रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता दी गई। विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता दी गई। अमेरिकी संविधान में यही विधि की सम्यक प्रक्रिया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ये मैंने बताया कि संसद या राज्य कानून बनाकर किसी को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है, परंतु विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा की भावना इसमें स्थापित की गई, जिसमें कहा गया है कि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह प्राकृतिक न्याय से जुड़ा हुआ है, यह नैसर्गिक न्याय से जुड़ा हुआ है, तो इसको किसी भी स्तर पर इसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी अब वर्तमान जो स्थिति है आर्टिकल 21 की, विधि की सम्यक प्रक्रिया से अनुचालित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 1978 मेनका गांधीवाद में विधि की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया है। दूसरा, संचरण की स्वतंत्रता को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया है और विदेश भ्रमण करने के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया। और स्पष्ट रूप से 1978 मेनका गांधीवाद में बहुत चीज रखा गया, जिसको धीरे धीरे बाद में और ज्यादा एलिब्रेट किया गया। राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू गेट गुड एनवायरमेंट, गरिमा का अधिकार, ये सब बहुत सारी चीजों को इसमें चर्चा की गई थी, जिसको धीरे धीरे आगे चल करके शेप दिया गया। H.S. हॉस्कॉट वाद में, जो महाराष्ट्र सरकार से था, H.S. हॉस्कॉट वाद में निःशुल्क विधिक सहायता को आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता माना गया। ऑल्दो अभी भी आर्टिकल 21 के तहत इसको पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है, अभी आर्टिकल 39 का ही हिस्सा है निःशुल्क विधिक सहायता, लेकिन अब उस इन्फोर्सेबल है आर्टिकल 39 के तहत ही। अगर कोई
कमजोर व्यक्ति है आर्थिक रूप से, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद जीविकोपार्जन करने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट माना गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जोड़ के माना गया। और आप कह सकते हैं उसी के संदर्भ से मनरेगा को जो है वो जोड़ा गया आर्टिकल 21 में ए में, क्योंकि उसको जीविकोपार्जन का अधिकार को माना है। प्राण एवं दैहिक, अगर व्यक्ति जीविकोपार्जन नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे, और उसी को ध्यान में रख करके मनरेगा को सेप दिया गया। शिक्षा पाने का अधिकार, मोहिनी जैन वाद में शिक्षा पाने का अधिकार को फंडामेंटल राइट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जोड़ के रखा गया और इसको फलीभूत किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 जो 2009 में एप्लीकेबल हुआ। और आज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का जो अधिकार मिला हुआ है, वह आप ये कह सकते हैं आर्टिकल 21 ए में यह भी मेंशन है। इसके अलावा एकांतता का अधिकार, नींद का अधिकार, मरने का अधिकार, राइट टू डाई भी उसको माना गया है। चाहे वो मामला हो रतिनाम का मामला हो, चाहे वो ज्ञान कौर का मामला हो, और इसको पूर्ण रूप से ना तो सही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया का अधिकार देकर राइट टू डाई को मान्यता देकर गरिमापूर्ण जीने के अधिकार को महत्ता दी। आर्टिकल 21 कहता है कि जैसे आधार वाला जो मामला था, वो कहता है कि इंटरनल मामले में हस्तक्षेप है जो गरिमा को प्रभावित करता है। तो आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि गरिमा की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, क्योंकि गरिमा विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो गरिमा की रक्षा सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम नहीं है तो उसे राइट टू डाई का भी अधिकार है, और पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में भी आश्रय पाने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट माना गया। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में आया। और राइट टू फूड आप कह सकते हैं इसी प्रक्रिया का एक अध्याय है। उसके बाद प्रदूषण मुक्त जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार वाद में यह कहा गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान मामले में भी एक क्रांतिकारी फैसला दिया गया, जिसमें कहा गया कि किसी ऑफिस, किसी फैक्ट्री या कहीं भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न हो, उस पर रोक लगाने के बाद कही गई कि उसकी गरिमा की रक्षा करना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। और अब हर एक ऑफिस में विशाखा गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तक नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इसने मौलिक अधिकार की सीमा को विस्तृत किया, मौलिक अधिकार की महत्ता को विस्तृत किया और नागरिक को
जो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए थे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, वो आर्टिकल 21 के माध्यम से दिया गया है। और यह आर्टिकल 21 को अपने सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाकर अपने न्यायिक निर्णयों के द्वारा इसकी महत्ता को इस तरह से बढ़ा दिया है कि आज आर्टिकल 21 जो है, आप ये कह सकते हैं पिलर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यह आधारभूत स्तंभ है। फंडामेंटल राइट का जो भी कुछ एक्सपेंशन होता है, आप यहां पे आप रख सकते हैं। अब हम आर्टिकल 22 देखेंगे।